हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब एडवांस। ठीक है, तो इसकी दो क्लासेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सॉरी तीन क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर वो तीन क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप लोग वो जाके देख लो, उसके बाद आप आज वाली क्लास देखना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको ये करवाया था इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर, जिसमें रूल नंबर 1, ठीक है, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हमें करना है रूल नंबर 4 से। अच्छा, मैंने 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको नंबर को सही कर लेना। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये रूल नंबर 4 है। ठीक, रूल नंबर 3, हाँ ठीक है, यहां तक हो चुका है। रूल नंबर 4 है और ये क्या है, रूल नंबर 5 है। ठीक है, देखो चलो क्या लिखा हुआ है, यूज हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, ठीक है, या फिर वेयर प्लस 2 प्लस V1, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव आफ्टर नो। देखो, जब भी आप नो यूज करते हो, KNOW, नो का मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि नो के बाद आप, नो के डायरेक्ट बाद आप एक वर्ब यूज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वैसे भी दो वर्ब साथ में यूज होते नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं जैसे रन, गो, तो आप कहोगे ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि लगातार दो वर्ब्स को तो आप वैसे भी यूज नहीं करते साथ में। अगर आप दो वर्ब्स को यूज करते हो साथ में, तो आप क्या करते हो, एक अगर आपका V1 होगा या जो भी वर्ब का फॉर्म होगा, तो दूसरा क्या होता है, इन्फिनेटिव की फॉर्म में होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, ही वॉन्ट्स टू गो, जैसे हम बोलते हैं ही वॉन्ट्स टू गो। तो अगर मैंने दो वर्ब्स को साथ में लगाया भी, तो एक वर्ब क्या है, ये है, और दूसरा क्या है, इन्फिनेटिव की फॉर्म में। तो अगर आप दो वर्ब्स को जोड़ते भी हो, तो एक वर्ब नॉर्मल होना चाहिए और दूसरा वर्ब इन्फिनेटिव की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन नो के केस में क्या होता है कि नो के डायरेक्ट बाद आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, बाकी वर्ब्स के साथ तो लगा सकते हो। जैसे ही वॉन्ट्स टू गो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो वॉन्ट के बाद टू टॉक आ गया, तो नॉर्मल तो आप लगा सकते हो भाई दो वर्ब्स को साथ में, जिसमें पहला वर्ब नॉर्मल होगा, कॉमन होगा, और दूसरा क्या होगा, आपका इन्फिनेटिव होगा। लेकिन नो के साथ आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते डायरेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस इन्फिनेटिव से पहले इनमें से एक आपको लगाना पड़ेगा सेंटेंस की नीड के हिसाब से। सेंटेंस में अगर कैसे की बात की जा रही है तो हाउ लगाओ, किस प्रकार, कौन से कौन से की बात की जा रही है तो विच लगाओ, कब की बात की जा रही है तो व्हेन लगाओ, और क्यों की बात की जा रही है तो वाई लगाओ, और कहां की बात की जा रही है तो वेयर लगाओ। कहने का मतलब है, जैसे आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते आई नो टू स्विम, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते आई नो टू स्विम कि मैं मतलब तैरना जानता हूं। मैंने क्या बताया, वैसे नॉर्मल अगर कोई दूसरा सेंटेंस ही होता, अगर दूसरा कोई वर्ब यहां पर होता, तो मैंने आपको बताया टोटली ओके है कि एक वर्ब ये और दूसरा वर्ब इन्फिनेटिव की फॉर्म में हम यूज करते हैं ना। लेकिन नो के केस में ऐसा नहीं कर सकते आप डायरेक्ट, अगर ये यूज कर रहे हो तो गलत है ये। इसकी जगह पर मैंने क्या बताया, इनमें से एक को यूज करना है आपको जरूरत के हिसाब से। तो डायरेक्ट आप ये नहीं बोलोगे आई नो टू स्विम, इसकी जगह पर क्या बोलोगे, आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि मैं जानता हूँ, तैरना जानता हूं मैं। तो मतलब इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, हाउ मैच कर रहा है, क्योंकि आप अगर हाउ लगाकर बनाते हो तो क्या बनाओगे, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, मतलब मैं जानता हूं कि तैरते कैसे हैं, कैसे तैरते। तो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। तो आई नो हाउ टू स्विम, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, इन्फिनेटिव नहीं लगाना नो के बाद, आपको इनमें से कोई एक, हाउ, विच, व्हेन या वाई, इनमें से कोई एक आपको लगा देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई नो हाउ टू कुक मंचूरियन, अगर इसकी जगह पर ये लिख दूं मैं आई नो टू कुक मंचूरियन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं यूज करना आपको इसके बाद में, क्योंकि इनमें से कोई ना एक कोई एक लगाना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई नो हाउ टू कुक मंचूरियन, पहला सेंटेंस है। दूसरा, शी नोज हाउ टू डील, देखो हाउ के बाद, नो के बाद क्या है, पहले हाउ है, उसके बाद क्या है, 2 + V1 है। दे नो, वो जानते हैं, व्हेन या वेयर टू स्टार्ट द वर्क, आप यहाँ पर हाउ भी लगा देते तो देखो मीनिंग बदलती, लेकिन सेंटेंस तीनों ही ठीक है। जैसे दे नो व्हेन टू स्टार्ट द वर्क, वो जानते हैं कि काम कब शुरू करना है, या फिर दे नो वेयर टू स्टार्ट द वर्क, वो जानते हैं काम कहाँ शुरू करना है, या फिर दे नो हाउ टू स्टार्ट द वर्क, वो जानते हैं कि काम कैसे शुरू करना है। तो तीनों ही ठीक है। ठीक है, दे इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले, देखो डायरेक्ट नो के बाद, नो की फॉर्म है ना न्यू, सेकंड फॉर्म, तो डायरेक्ट नो के बाद इन्फिनेटिव आपको नहीं लगाना, इसलिए क्या ये इनकरेक्ट है। दे इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू हाउ टू प्ले गिटार, तो यहाँ पर क्या करना, न्यू के बाद पहले हाउ, उसके बाद 2 + V1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बेर इन्फिनेटिव। अच्छा, बेर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, देखो एक इन्फिनेटिव होता है विद टू, जैसे ये जो लिखा है ना मैंने, ये 2 + V1, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव विद टू। और एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि विदाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अपने आप को चेंज नहीं करता कभी, ठीक है, वो इन्फिनेटिव होता है। और क्योंकि वो बिना टू के है, तो उसको बोलते हैं बेर इन्फिनेटिव। आप, मैंने कहा ना, पहले की 3 क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बेर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, तो बेर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली V1,
ओनली V1 का मतलब सिर्फ V1, ना इसमें S लगाना, ना ES लगाना, ना इसका V2 करना, ना इसका V3 फॉर्म करना, ना इसमें ED लगाना, ना इसमें EN लगाना, कुछ नहीं करना इसमें। ये जैसा है इसको वैसे ही रहने देना, ना इसमें ING लगाना, जैसा है वैसे, इसी को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो आपको क्या करना है, बट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। कब? जब आपका सेंटेंस इस वाले स्ट्रक्चर में हो, जैसा कि नीचे दे रखा है मैंने, ठीक है। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, बट के बाद एक बेयर इन्फिनेटिव होगा जिसको हम बोलते हैं V1, और बट से पहले डू का कोई एक फॉर्म दे रखा होगा। डू का कौन कौन सा फॉर्म होता है? डू होता है, डिड होता है और डन होता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कोई भी मतलब नथिंग या एनीथिंग, आपको ऐसा दिखाई देगा। स्ट्रक्चर देखो क्या है, शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट लाफ। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो बट का देखो, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो बट होता है एक कंजंक्शन होता है, और बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। लेकिन ऐसे वाले स्ट्रक्चर में जहां पर ये बोलना चाहते हो कि शी डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट लाफ, बस हंसी, तो यहाँ पर बट का मतलब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहाँ पर बट का मतलब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, शी डिड नथिंग बट लाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हंसने के अलावा, हंसने को छोड़कर उसने और कुछ नहीं किया, मतलब उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ हंसी है वो। हंसने को छोड़कर उसने और कुछ नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया उसने, सिर्फ वो हंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केस में बट का मतलब क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा बट के बाद क्या लगाओगे, बेयर इन्फिनिटिव। कई बार क्या करते हैं बच्चे, शी है ना, तो शी के साथ क्या करेंगे, SES लगा देंगे। प्रेजेंट डेफिनेट में भी देखो एग्जांपल यहाँ दे रखा है मैंने, ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है। देखो प्रेजेंट डेफिनेट है, डू डज आ रहा है यहाँ पर, ही डज नथिंग बट, लेकिन, तो यहाँ पर बट का मतलब लेकिन नहीं है, बट का मतलब क्या, बस या सिर्फ, या फिर को छोड़कर। ही डज नथिंग बट टीज अदर, वो कुछ नहीं करता, बस क्या करता है, दूसरों को टीज करता है, मतलब दूसरों को टीज करने के अलावा, ये भी कह सकते हो। बट का मतलब क्या है, के अलावा, या फिर एक्सेप्ट को छोड़कर, दूसरों को टीज करना यानी कि छेड़ने को छोड़कर वो और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना, इस वाले को देखो, यहाँ पर उनको लगता है प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ब में SES लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन वहां पर वो गलती कर देंगे। इनकरेक्ट है ना ये, क्यों इनकरेक्ट, क्योंकि ऐसे केस में बट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब भी ये है कि वो बेस फॉर्म है, आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, ना एस लगाओगे, ना ES लगाओगे, ना ING लगाओगे, ना ED लगाओगे, ना इन लगाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। शी डिड नथिंग बट लाफ, शी डिड नथिंग बट टू लाफ गलत हो जाएगा, देखो 2+V1 नहीं लगाना, केवल बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। शी डज नथिंग बट टीजेज अदर, तो ये भी गलत है क्योंकि वर्ब में चेंज कर रखा है। ही डज नथिंग बट टीज अदर्स, ये बिल्कुल ठीक है कि वो और कुछ नहीं करता दूसरों को चिढ़ाने के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर बट का मतलब क्या होता है, के अलावा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखाई दे जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना, बट के बाद हमेशा क्या लगाना, V1, और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5, असल में रूल नंबर क्या है, ये 6 है, ठीक है। रूल नंबर 6 देखो, पार्टिसिपल, आपको पता है पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING को पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल, तो एक पार्टिसिपल होता है हमारे पास, हैविंग। पार्टिसिपल को समझना है तो पीछे वाली क्लासेस जाके देखिए, समझा रखा है मैंने। पार्टिसिपल होता है हैविंग, ठीक है। इज यूज्ड, ये हम लगाते हैं व्हेन अ वर्ब टेक्स प्लेस आफ्टर एन अनदर वर्ब, जब एक घटना दूसरी घटना के बाद घटे, मतलब दो काम होते हैं, एक काम दूसरे काम से पहले अगर होना आपको दिखाना है, अगर आपको सेंटेंस में ऐसा दिखाना है कि एक काम दूसरे काम से पहले हुआ है, ठीक है, दो काम हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से पहले हुआ है, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो, एक पार्टिसिपल लगाते हो जिसको क्या बोलते हैं, हैविंग, ठीक है। हैविंग आप तब लगाते हो जब आपको एक काम को दूसरे काम के बाद दिखाना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं खाना खा के आया हूं, तो यहाँ पर दो काम हुए, एक काम हुआ है खाना खाने का, एक काम हुआ है आने का, लेकिन पहले मैंने क्या किया, खाना खाने का, फिर मैं क्या किया हूं, आया हूं, तो एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ है, तो ऐसे में आप हैविंग लगाते हो कि आई हैव कम हैविंग इटन फूड, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो हैविंग लगाते हैं पार्टिसिपल जब आपको एक काम के बाद दूसरा काम दिखाना होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अच्छा कंस्ट्रक्शन देखो इसका कैसे होता है, हैविंग जो पार्टिसिपल है, इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं सेंटेंस में, इसका क्या यूज हो सकता है, क्या यूज हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो, पहला यूज है इसका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ध्यान रखना कंपलसरी है, जहां पर भी हैविंग को आपने पार्टिसिपल की तरह यूज किया वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, और ये हम लगाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एक्टिव पता है ना, जिसमें सब्जेक्ट मुख्य भूमिका में होता है, सब्जेक्ट मेन होता है काम करने वाला, और उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है हैविंग को लेकर वो है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देखो कांस्टेंट है, तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में बीन लग गया, ये आता है आपका पैसिव में, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हैविंग को मिटाकर, हैविंग को हटाकर और बीन को हटाकर, इन दोनों की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं बीइंग। हैविंग और बीइंग, क्या बोला मैंने, हैविंग और बीन, इन दोनों की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, बीइंग, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो ये भी हम कहां पर लगाते हैं, पैसिव में, मतलब इन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है।
हैविंग और बीन की जगह पर ही क्या लगाया, असल में मैंने बीइंग लगाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में और ये हम लगाते हैं पैसिव सेंटेंस में। लेकिन लगाते कब है हैविंग को, जब हम ये बताना चाहते हैं कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, हैविंग टेकन द गन, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, कि मतलब यहां पर देखो दो काम हुए, एक काम हुआ है गन को लेने का और एक काम हुआ है टाइगर को गोली मारने का, दो काम हुए हैं। तो इसमें एक काम दूसरे के पहले होता हुआ दिखाया जा रहा है। हैविंग टेकन द गन, पहले गन को लेने का काम दिखाया गया, उसके बाद शूट करने का काम दिखाया गया। तो एक काम को दूसरे के बाद दिखाया गया, इसलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, हैविंग यूज किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और देखो हैविंग के डायरेक्ट बाद मैंने क्या यूज किया, V3, हैविंग के बाद V3 यूज किया ना मैंने। इसका मतलब क्या है, एक्टिव का कंस्ट्रक्शन है, एक्टिव बना हुआ है कि हैविंग टेकन द गन, गन को लेने के बाद ही शॉट द टाइगर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आपको लगे कि सेंटेंस की शुरुआत पार्टिसिपल से हो रही है, जैसे ये पार्टिसिपल है, ठीक है, तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना, देखो हर पार्टिसिपल का ना एक क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है, जो भी आगे यहाँ पे पढ़ोगे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, यानी कि हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट जरूरी होता है। तो जैसे मान के चलो ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है, और आप कहोगे सर इससे पहले तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं इसका, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मत बोल देना कि गलत है। आप देखो अभी मैंने क्या बताया कि हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप कहोगे सर लेकिन इस वाले पार्टिसिपल का सब्जेक्ट कहाँ है, तो उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। हैविंग टेकन द गन, गन लेने के बाद ही शॉट द टाइगर, यानी कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो काम हुआ है और ये वाला जो काम हुआ है, इन दोनों को करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, आपको दोनों काम को देखना है और आपको ये पता करना है कि दोनों काम को करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो नाउन है, जो पर्सन है या जो जानवर है, कुछ भी है, वो सेम है या अलग अलग है। तो आप कहोगे सर गन भी किसने ली है, उसने, और शूट भी किसने किया, उसने, यानी कि दोनों काम को करने वाला व्यक्ति तो एक ही है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि दोनों काम को करने वाला व्यक्ति एक ही है, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, असल में वही सब्जेक्ट इसका होता है, इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट भी यही होता है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि आप इससे पहले सब्जेक्ट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, आप इसके पहले कोई सब्जेक्ट लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैं इस ही को यहां पर ले आता हूं तो क्या सेंटेंस कोई मीनिंग देगा, तो आप कहोगे बिल्कुल देगा, क्योंकि भाई गन लेने का काम किसने किया, उसने, शूट करने का काम किया कि किसने किया, उसने। तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दोनों काम को करने वाला अगर पर्सन सेम हो तो आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है वही सब्जेक्ट कॉमन बन जाता है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ऐसे में आपको इस पार्टिसिपल से पहले एक अलग सब्जेक्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है तो, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ये ओके है, ठीक है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज कॉमन, सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, एंड वन वर्ब इज टेकिंग प्लेस आफ्टर द अदर, और जो एक वर्ब है वो दूसरे के बाद प्लेस ले रही है, यानी कि दूसरे के बाद घटित हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आपको, जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है इसका क्या मतलब है एक्चुअली। देखो जैसे मैंने लिखा हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, है बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता है क्यों, क्योंकि दोनों जो काम है गन को लेने का और शूट करने का वो इसी ने किया है। तो यहाँ पर आप लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में क्या बन जाता है, कॉमन बन जाता है, ठीक है। वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, अब देखो यहां पर दोबारा से एक पार्टिसिपल है, वॉकिंग इन द फील्ड, देखो पार्टिसिपल मैंने बताया ना V1 प्लस ING, भाई हैविंग भी एक पार्टिसिपल है, इसको यूजुअली हम कब लगाते हैं, जब एक काम दूसरे काम के बाद होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई पार्टिसिपल यूज हो रहा है सेंटेंस में, जैसे एक पार्टिसिपल है, तो मैंने क्या बताया, हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। अब मान लो देखो इसके पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, करेक्ट है, नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, तो आप कहोगे सर ऐसे में क्या होता है, जब इसके पहले कोई सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे में क्या होता है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, कॉमन बन जाता है। चलो ठीक है, अगर इस वाले सेंटेंस में मैंने इस सब्जेक्ट को कॉमन बना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गन को लेने का काम और शूट करने का काम इसी ने किया है। तो अगर मैं इसको यहां पर लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वाले सेंटेंस में इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में ये जो सब्जेक्ट है दोनों का कॉमन बन जाएगा। अब आप खुद बताओ, अगर मैं इस अ स्नेक को उठाकर यहां पर लिख दूं तो क्या इसकी कोई मीनिंग आई, आप बोलोगे अ स्नेक वॉकिंग इन द फील्ड, एक स्नेक फील्ड में क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, अ स्नेक बिट हिम, और एक स्नेक ने उसे काट लिया, मतलब अब वॉक करने का काम भी स्नेक कर रहा है और काटने का काम भी स्नेक कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो कोई मैच ना हुआ, मतलब ये तो गलत है। तो गलत क्यों हो रहा है आपको पता लग गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉक करने का काम एक अलग व्यक्ति कर रहा है और जो बाइट करने का काम है वो अलग प्राणी कर रहा है। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, ऊपर सब्जेक्ट कॉमन है तो यहाँ पर आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। कॉमन ना होने का मतलब होता है कि अगर आप इसको खाली छोड़ रहे हो तो ये यहाँ पर ना उठ के आ जाएगा, और जैसे उठ कर आया आपको पता गलत कर देगा वो, है ना। तो इसीलिए इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे,
आप अच्छे से जानते हो जब दो घटनाएं साथ साथ में होती हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वाइल। ठीक है, जैसे एक दोस्त चाय बना रहा है, एक दोस्त पकोड़े बना रहा है, तो दोनों काम साथ साथ में कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, वाइल। जैसे बोलेंगे ना कि आई वॉज मेकिंग टी वाइल माई फ्रेंड वॉज मेकिंग, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो ब्रेड्स या ऑमलेट, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, कि आई वॉज मेकिंग टी वाइल माई फ्रेंड वॉज मेकिंग ऑमलेट, कि मैं मैं चाय बना रहा था और मेरा फ्रेंड जो वो क्या बना रहा था, ऑमलेट बना रहा था। तो जब दो घटनाएं साथ साथ में हो रही होती है, देखो अगर एक के बाद एक है तो हैविंग को यूज करना है, लेकिन अगर साथ साथ में हो तो हैविंग यूज मत करना। उसके लिए आप नॉर्मल एक पार्टिसिपल कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये देख लेना कि सब्जेक्ट कॉमन है या नहीं है। तो आपको पता है इस वाले में तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलने का काम कोई और इंसान कर रहा है, जो कि कौन है, ये देखो, ये जो हिम है, ये हिम किसके लिए आ रखा होगा, कोई ना कोई तो इंसान है, कोई ना कोई तो लड़का या आदमी है यहाँ पर जिसको सांप ने काटा है, तो चलने का काम भी वही कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक अलग व्यक्ति है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्नेक यहाँ पर आ जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करोगे, वाइल का यूज करके आपको सेंटेंस को बनाना होता है, जो कि देखो यहाँ पर देखा है मैंने। वाइल को जोड़ देना शुरू में, वाइल ही वॉज वॉकिंग, इसको पूरा कर देना है। ये तीन चीजें आपको जोड़ देनी है। ठीक है, पार्टिसिपल से पहले। और ये कहां से आया, आप कहोगे ये कहां से आया, ये आया यहां से। मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट हिम है, सांप ने जिसको काटा वो हिम है, हिम मतलब कोई लड़का है, हिम आपको पता ना ही से बनता है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ही हो गया। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, और वॉज क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या था, वॉज। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। देखो अगर ये लगा दिया आपने तो सेंटेंस क्या बन गया, करेक्ट बन गया। आगे देखो, वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर। अब आप कहोगे सर, देखो अब आप कहोगे सर ये भी तो वही चीज है, वॉकिंग, वॉकिंग यही था, आपने इसको इनकरेक्ट बोला था सर, और आप इसको करेक्ट बोल रहे हो सर, जबकि इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा सर। लेकिन आप तो कह रहे थे इससे पहले लिखना है, इससे पहले कुछ नहीं लिखा, फिर भी सही है। सही क्यों है, देखो वॉकिंग इन द फील्ड, एक काम हो रहा है फील्ड में चलने का, और एक काम हो रहा है देखने का। किसको देखने का, डेड टाइगर को देखने का। फील्ड में चलते हुए उसने डेड टाइगर को देखा। अब आप मुझे बताओ, फील्ड में चलने का काम कौन कर रहा था, टाइगर या यही इंसान जो जिसने टाइगर को देखा। तो आप कहोगे सर यही इंसान तो है जो चल रहा था, क्योंकि टाइगर तो मरा हुआ है। अब आप, मैंने कहा ना कि वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में चलते हुए ही सॉ, उसने देखा अ डेड टाइगर, तो जाहिर सी बात है फील्ड में चलने वाला जो व्यक्ति है उसी ने तो टाइगर को देखा। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है आपका ना ही, वो कॉमन है, यानी कि चलने का काम भी ही कर रहा है और टाइगर को देखने का काम भी ही कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब कॉमन हो तो आपको यहां पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दो, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखो, बीइंग अ रेनी डे, बरसात का दिन होने की वजह से ही कुड नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आ सका। देखो इस वाले में काम हो रहा है बीइंग, ये पार्टिसिपल है, बी प्लस आई एन जी। ठीक है, पार्टिसिपल है, यही काम है असल में, बीइंग अ रेनी डे, बरसात का दिन होने के कारण। अब आप अच्छे से जानते हो मौसम के लिए, बरसात के लिए, टेम्परेचर के लिए, टाइम के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इट। इट से दर्शाते हैं। जैसे आपको टाइम बताना होता तो आप क्या बोलते हो, इट इज 9 o'clock, है ना। आपको मौसम बताना होता तो आप क्या बोलते हो, इट इज वेरी हॉट। आपको टेम्परेचर बताना होता है, इट इज 42 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब टाइम बताना है, मौसम बताना है, या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना आपको बताना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इट यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बारिश होने का, और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आने का। देखो आने वाला जो है वो कौन है, ही कुड नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आ सका। यानी कि ये जो काम है वो किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये एक पार्टिसिपल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पार्टिसिपल को खाली छोड़ना, मतलब पार्टिसिपल से पहले का प्लेस खाली छोड़ना यहाँ पर ठीक है या गलत है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, भाई देखो कि इसमें जो काम है और इसमें जो काम है वो एक ही व्यक्ति कर रहा है, अलग अलग। तो आप कहोगे सर इसमें तो काम है बारिश होने का, तो बारिश होने का काम कोई व्यक्ति थोड़ी करेगा, कॉमन सेंस है। बारिश होने का जो काम है वो कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्ब है उसको करने वाला ये है, लेकिन यहां पर जो काम हो रहा है बारिश होने का उसको करने वाला ही थोड़ी हो सकता है। यानी कि दोनों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस वाले पार्टिसिपल को अपना एक सब्जेक्ट दोगे ना, क्योंकि ना देने का मतलब है ये उठ के यहां पर आ जाएगा। भाई खाली छोड़ने का मतलब तो यही होता है कि ये उठ के यहां पर आ जाएगा, और अगर ये उठकर यहां पर आ गया तो गलत हो जाएगा। इस वाले में क्या होता, अगर ये उठकर यहां पर आ भी जाता तो ठीक होता, क्योंकि आपको पता है वॉक करने का काम भी यही ही तो कर रहा है। लेकिन इस वाले में क्या है, अगर ये ही उठकर यहां पर आ गया तो गलत हो जाएगा, ही बीइंग अ रेनी डे। भाई वो लड़का थोड़ी है बरसात का दिन। तो मैंने क्या बताया, बरसात का दिन, मौसम, इन सबको बताने के लिए इट लगाते हैं, ही नहीं लगाते। तो आपको इस वाले पार्टिसिपल को एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या लगा दोगे, इट। इट अगर आपने लगा दिया, अब बिल्कुल क्या सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इट बीइंग अ रेनी डे ही कुड नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आ सका। समझ में आया। अगला देखो, बीइंग इल, बीमार होने की वजह से ही कुड नॉट कम टू मी, मेरे पास नहीं आ सका, ये करेक्ट है। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो आप, अभी ऊपर आपने बीइंग वाला बोला, इसको आपने इनकरेक्ट बोल दिया। यहां भी सर नीचे बीइंग है और इसके पहले भी तो खाली है सर, लेकिन इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप करेक्ट बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो,
क्योंकि मेरे लाल देखो यहाँ पर बीमार होने का काम हो रहा है, और यहाँ पर ना आने पाने का काम हो रहा है, ना आ पाने का। आ कौन नहीं पाया? वह। बीमार भी कौन था? वह। बीइंग इल, बीमार होने की वजह से वो मेरे पास नहीं आ पाया। बीमार भी कौन है? वो है। आ भी कौन नहीं पाया? वो। तो यानी कि दोनों एक ही पर्सन तो हैं, बीमार होने वाला भी वही व्यक्ति है और ना आ पाने वाला भी वही व्यक्ति। तो आपको पता है दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, तो कॉमन होने का मतलब क्या होता है, मतलब इसको खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है कि ये उठकर यहाँ पर आ जाता है। तो आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, मुझे पता है कॉमन है, तो कॉमन का मतलब तो खाली छोड़ सकते हो तुम। बताया ना मैंने, कॉमन का मतलब यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि खाली छोड़ने का मतलब है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा और आ जाए, ठीक है, हमें तो क्या है, ठीक ही है। ठीक है, तो बीइंग इल ही कुड नॉट कम टू मी। तो बस ऐसे में आपको देखना पड़ेगा सावधानी से कि दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है या अलग अलग है। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया था, हैविंग प्लस V3 जो है ये आपको पता है किस में यूज होता है? एक्टिव में, पीछे बताया था ना। लेकिन हैविंग बीन और V3, या फिर हैविंग और बीन की जगह पर क्या लगा दो? बीइंग और V3। ठीक है, तो ये दोनों जो यूज होता है वो आपका किस में होता है? पैसिव में। तो कई बार इसके अंदर भी डाउट दिया जाता है, आपको क्या करेगा, एक्टिव की जगह पर पैसिव वाला दे देगा और पैसिव की जगह पर आपको एक्टिव वाला दे देगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, देखो यहां से पढ़ते हैं इसको, हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप मैं ऐसे पूछता हूँ कि मान लो अगर ये खाली होता, मान लो कि क्या होता है, ये खाली होता, यहां से सेंटेंस शुरू होता, तो आप कहते सर ये तो पार्टिसिपल है। अगर पार्टिसिपल आ गया तो आपको ध्यान देना है कि भाई इससे पहले खाली छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है अलग अलग। देखो यहां पर काम हुआ हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, यानी कि यहां पर काम क्या हुआ? किल होने का। अब मैं किल करना क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या है? पैसिव है। पैसिव कैसे पता लग गया? हैविंग के साथ बीन आ रहा है, हैविंग के साथ बीन आ रहा है, देखो, और हैविंग के साथ बीन कहां पर आता है? पैसिव में आता है। तो पैसिव का मतलब क्या हुआ कि यहां पर काम मारने का नहीं, मरने का हुआ है। देखो एक्टिव का मतलब, किल का मतलब होता है मारना। अगर मैं एक्टिव में यूज कर रहा हूं किल, जैसे ही किल्ड हिम, तो उसका मतलब उसने उसे मार दिया। लेकिन अगर मैं पैसिव में बोलता हूं ही वॉज किल्ड, तो यहां पर किल्ड का मतलब मारना नहीं है, मरना है, कि वो मर गया, ठीक है, या फिर उसको मार दिया गया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर एक काम हुआ किल होने का, और यहाँ पर काम हुआ है भागने का। तो जाहिर सी बात है भागने वाले तो कौन है? फॉलोअर्स। ठीक है, लेकिन जिसको किल किया गया है वो फॉलोअर थोड़ी है। अगर फॉलोअर को किल कर दिया गया होता तो फॉलोअर भागते थोड़ी। तो आपको ये पता लग गया कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जिस पर काम हुआ है, ठीक है, यानी जिस पर काम हुआ है, क्योंकि पैसिव है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस पर काम हुआ है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है, आपको पता होना चाहिए जिस पर काम हो रहा है वो मेन होता है। तो वो अलग है, क्योंकि भागने वाले यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जिस पर काम हो रहा है वो इसके अंदर अलग है। तो आपको पता है अलग होने का मतलब क्या होता है, कि आप इसके पहले के प्लेस को खाली नहीं छोड़ सकते, वरना ऐसे में क्या होता है, ये जो होता है उठकर यहाँ पर आ जाता है भाई साहब, और अगर यहाँ पर आ गया तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो द फॉलोअर्स हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, मतलब मरे भी फॉलोअर्स है और भागे भी फॉलोअर्स है, तो गलत हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको पता है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपर जो है ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब मैं सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पैसिव है ये पैसिव है। तो पैसिव में मुख्य भूमिका में सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर लीडर ने मारा नहीं है, लीडर मरा है, क्योंकि पैसिव है। द लीडर हैविंग बीन किल्ड, कि लीडर की हत्या होने के बाद, ठीक है, द फॉलोअर्स रन अवे, फॉलोअर्स जो थे वो भाग गए। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो हैविंग, अब आपको ये चेक करना है कि हैविंग बीन ठीक है या नहीं, क्योंकि देखो हैविंग से तीन बनते हैं, एक हैविंग प्लस V3, एक बनता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3, एक बनता है बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पर हैविंग प्लस बीन प्लस V3 है, ठीक है, तो यानी कि पैसिव है। तो आपको ये चेक करना है कि पैसिव की फॉर्मेशन ठीक भी है या नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं बता रखा जो काम को कर रहा है, बल्कि यहाँ पर लीडर है जिसने जिस पर काम हुआ है, द लीडर हैविंग बीन किल्ड। ठीक है, आपसे मैं कहता हूं कि यहाँ पर हैविंग बीन की जगह पर मैंने बताया था ना ये लगा सकते हो बीइंग, तो इसकी जगह पर क्या आप ये लगा सकते हो बीइंग, द लीडर बीइंग किल्ड। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, द लीडर बीइंग किल्ड। आया आपको समझ में? अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना, द लीडर हैविंग किल्ड, अगर आप ऐसे लिख देते मान लो डायरेक्ट हैविंग और हैविंग के बाद V3, तो आपको अभी पता लग गया कि एक्टिव है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक्टिव है। तो एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अब जो लीडर है वो सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट मुख्य भूमिका में होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट बना तो जाहिर सी बात है आगे अब आपको एक ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर किल का मतलब मरा नहीं, किल का मतलब मारा। अब यहाँ पर लीडर मरा नहीं है, अब लीडर ने मारा है, द लीडर हैविंग किल्ड, मतलब लीडर ने मारने के बाद तो जिसको मारा होगा, अब यहाँ पर एक आपको अलग से ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर हैविंग बीन क्यों सही रखा, क्योंकि यहाँ पर आगे से कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये खुद ही ऑब्जेक्ट है।
अगर आप इसको हैविंग किल्ड कर देते, यहां पर हैविंग किल्ड कर देते, तो ये सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है, और फिर आपको अलग से एक ऑब्जेक्ट भी यहां पर देना पड़ता, द लीडर हैविंग किल्ड हिम, ठीक है। आगे आपको जो भी बनाना है वो बना सकते हो। द फॉलोअर्स रन अवे, कि यहाँ पर मारने का काम लीडर ने किया और भागने का काम फॉलोअर्स ने किया है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हैविंग बीन अपनी जगह पर ठीक है। अगर हैविंग प्लस V3 होता, एक्टिव होता, तो गलत हो जाता, क्योंकि उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट भी अलग से जोड़ना पड़ता, ठीक। द लीडर बीइंग किल्ड, देखो वही चीज है, हैविंग बीन की जगह पर बीइंग, तो बिल्कुल ठीक है। द लीडर बीइंग किल्ड, द फॉलोअर्स रन अवे, दोनों एक ही है। तो मीनिंग क्या, असल में इसकी मीनिंग क्या है, आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड, कि जब लीडर को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, द फॉलोअर्स रन अवे, तो फॉलोअर्स क्या किए, भाग गए। द सन हैविंग बीन राइजन, अब आपको चेक करना कि सही है कि गलत है। देखो हैविंग के साथ बीन, हैविंग के साथ बीन और बीन के साथ V3, इसका मतलब है पैसिव की फॉर्मेशन में दे रखा है। अब आपको चेक करना कि पैसिव आएगा भी नहीं आएगा। द सन हैविंग बीन राइजन, अब आप मुझे बताओ सूरज उगता है या सूरज को उगाया जाता है, जल्दी से बताओ, सूरज उगता है या सूरज को उगाया जाता है। तो आप कहोगे सर सूरज उगता है, तो अगर वो उगता है तो वो काम को खुद कर रहा है ना, उस पर काम हो नहीं रहा, वो काम कर रहा है। अगर सूरज उगने का काम कर रहा है तो उस पर काम हो रहा है, वो काम कर रहा है, उसको उगाया जा रहा है, वो उग रहा है, तो आप कहोगे सर उग रहा है, तो इसका मतलब सूरज यहाँ पर काम को खुद करता है। ये तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि भाई सूरज उगता है, उगाया नहीं जाता उसे, यानी कि यहाँ पर कभी भी पैसिव यूज हो ही नहीं सकता। कभी भी आप सूरज, अगर उगने की बात हो रही है सूरज के, ठीक है, नदी के बहने की बात हो रही है, या पक्षी के उड़ने की बात हो रही है, तो आप ये बताओ क्या यहाँ पर आप पैसिव यूज कर सकते हो? जब सब्जेक्ट डायरेक्ट काम में इन्वॉल्व है तो पैसिव की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर सूरज के उगने की बात हो रही है, तो यहाँ पर पैसिव की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, हैविंग के साथ V3, तो द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिस्पेयर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है। देखो अगर मैं मान लो यहाँ से आपसे कहता कि भाई मान लो इसके पहले खाली है, तो अब आपको ये तय करना है कि खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप देखोगे कि यहाँ पर राइज करने का काम कोई अलग चीज कर रही है, और यहाँ पर डिसअपेयर होने का काम एक अलग चीज कर रही है। डिसअपेयर क्या हो रही है, फॉग, फॉग माने कोहरा, और राइज क्या हुआ है, सूरज हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो कि राइज होने का काम और डिसअपेयर होने का काम दोनों अलग अलग चीज कर रही है, तो अलग अलग होने का मतलब सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको खाली छोड़ोगे तो फॉग उठकर यहाँ पर आ जाएगा, मैंने आपको कई बार बताया, और जैसे यहाँ पर फॉग आया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉग राइज नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता है दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो खाली छोड़ना खतरनाक है, आपको एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा इस पार्टिसिपल के लिए। और बीन गलत क्यों है, क्योंकि पैसिव की फॉर्मेशन आ ही नहीं सकती यहाँ पर। तो यही गलती देते हैं एग्जाम में कि आपको पैसिव दे देंगे और आपको लगेगा ठीक तो है पार्टिसिपल यूज किया है, लेकिन ये भी देख लेना कि पैसिव की फॉर्मेशन में, ठीक है। इनकरेक्ट था, पता लग गया क्यों, सही क्या होगा, द सन हैविंग राइजन, सूरज उगते ही सूरज उगने के बाद द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग जो था वो डिसअपियर्ड हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। हैविंग डेजर्टेड, देखो डेजर्ट मतलब क्या होता है, एक डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान भी होता है, डेजर्ट का मतलब छोड़ना भी होता है, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ना या त्यागना, ठीक है। हैविंग डेजर्ट बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के द्वारा डेजर्ट होने के बाद शी कमिटेड सुसाइड। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, हैविंग के साथ V3 है डायरेक्ट, तो हैविंग प्लस V3 का मतलब है एक्टिव, और एक्टिव का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट काम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर ये एक्टिव है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, आप कहते हो सर कोई बात नहीं खाली भी तो हो सकता है इससे पहले, तो मैंने कहा ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए आपको देखना है कि दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है अलग अलग है। भाई यहाँ पर काम हो रहा है डेजर्ट करने का, यानी कि छोड़ने का, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, कमिट करने का। क्या कमिट करने का, सुसाइड। सुसाइड कमिट किसने किया, उसने किया। डेजर्ट किसने किया, छोड़ा किसने, उसके पति ने, स्पष्ट लिखा हुआ पति के द्वारा छोड़ने के कारण। तो यानी कि यहाँ पर जो काम कर रहा है वो पति कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो काम है वो तो वो कर रही है, तो दोनों के जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग होने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा। मेरी बात को समझो ध्यान से, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अलग से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, बताओ क्यों। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है बाय हर हस्बैंड, मतलब डेजर्ट करने के बाद किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है पैसिव का फॉर्मेशन। पैसिव में आप लगाते हो ना बाय, बाय प्लस क्या लगाते हो, सब्जेक्ट। तो असल में यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, हर हस्बैंड। भाई काम जो करने वाला है असल में वो तो यही है, सब्जेक्ट यही है ना असल में। तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ना लिखकर इन्होंने यहाँ पर लिखा है किसके द्वारा, बाय के द्वारा। तो बाय प्लस सब्जेक्ट अगर कहीं पर होता है तो आपको पता है वैसे वो पैसिव होता है। जैसे बोलते हैं ना रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, तो लिखा किसने, तुलसीदास ने, लेकिन सब्जेक्ट को आगे ना लिखकर मैंने बाय प्लस तुलसीदास यानी कि बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा, मतलब ये पैसिव है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट यहाँ पर है बाय की मदद से, मतलब ये क्या है, पैसिव। और पैसिव में हैविंग प्लस V3 नहीं आता, पैसिव में क्या आता है, हैविंग के साथ बीन भी आता है, हैविंग के साथ क्या आता है, बीन भी आता है, और साथ में V3 आता है। तो हैविंग बीन डेजर्टेड, या फिर क्या बोल सकते हो, हैविंग बीन की जगह पर बीन, बींग, हैविंग बीन की जगह पर बींग,
बीइंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के द्वारा डेजर्ट किए जाने के बाद शी कमिटेड सुसाइड, बिल्कुल ठीक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से एक बार और वीडियो को देखो, कर नहीं आया समझ में तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देर आर फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं विच आर नॉट बाउंड बाय एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो आपको पता है सिर्फ यहां पर सेकंड वाले के साथ लिखा है तो चल जाएगा, आगे आप खाली भी छोड़ सकते हो। अगर कॉमन नहीं है तो आपको पता है पार्टिसिपल से पहले आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ता है, या तो वाइल लगा कर दो या इट लिख कर दो, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। देखो लिखा है ना, ये रहा, या तो वाइल लगाकर यूज करो या इट लगाकर यूज करो, ये रहा इट लगाकर, इट बीइंग अ रेनी डे, बताया था ना। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ये कुछ ऐसे पार्टिसिपल हैं, कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एटसेट्रा, कि इनके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंसिडरिंग द केस, केस को कंसिडर करते हुए ही टुक द डिसीजन। अब आप मुझे बताओ, केस को कंसिडर भी किसने किया, उसने किया, डिसीजन लिया भी किसने, उसने लिया। तो हालांकि दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं भी होता, जैसे व्यूइंग द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आई गॉट टू नो, मुझे पता चला दैट ही वाज द ओनर ऑफ दैट हाउस, कि वो उस हाउस का क्या था, ओनर। तो यहाँ पर पता किसको चला, मुझे पता चला, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखे किसने, मैंने देखे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो भी कॉमन है, बट डॉक्यूमेंट्स किसने देखे, मैंने देखे, और पता भी किसको चला, मुझे पता चला। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है। तो सब्जेक्ट कॉमन हो या ना हो, ऐसे केस में क्या होता है, ये जो है ना कंसिडरिंग या व्यूइंग या जजिंग, रेफरिंग, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, या वो बाउंड नहीं होता उसके द्वारा, आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। या मतलब इसको आप हमेशा, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप हमेशा इससे पहले खाली रख सकते हो, चाहे सब्जेक्ट कॉमन हो या ना हो, ये हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। मतलब इनसे पहले कुछ नहीं आएगा, हमेशा ऐसे रहेगा, कंसिडरिंग डायरेक्ट शुरू होगा, कंसिडरिंग, व्यूइंग, जजिंग, ठीक है, कंसर्निंग, रिगार्डिंग डायरेक्ट शुरू होगा, याद रखना इसको। अगला देखो इंपॉर्टेंट है, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब इफ इट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। देखो आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एक एडवर्ब का, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ही स्पीक्स सॉफ्टली, तो आपको पता है ये स्पीक यानी कि वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एडवर्ब, इसलिए मैंने क्या लिखा है, सॉफ्टली। अगर मैं यहां पर लिख देता ही स्पीक्स सॉफ्ट, ही स्पीक्स सॉफ्ट, तो आप कहते सर ये तो गलत है, क्योंकि सॉफ्टली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट एक क्या है, एडजेक्टिव है, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है। लेकिन अगर वो वर्ब हमारे किसी पांचों में से किसी एक सेंस से रिलेटेड हो, हमारे 5 सेंस होते हैं। एक सेंस होता है सबसे पहले नोज, ठीक है, दूसरा सेंस होता है ईयर, तीसरा सेंस होता है आई, चौथा सेंस होता है स्किन, और पांचवा सेंस होता है टंग। तो नोज से रिलेटेड अगर कोई वर्ब हो जैसे कि स्मेल हो, ईयर से रिलेटेड अगर कोई वर्ब हो जैसे कि साउंड या हियर, साउंड या हेयर, आई से रिलेटेड अगर कोई वर्ब हो जैसे कि लुक या सी या लुक, ठीक है, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई वर्ब हो, स्किन से रिलेटेड वर्ब क्या होता है, फील, क्योंकि स्किन पे हम किसी चीज को फील करते हैं ना, एंड टंग, या टंग से रिलेटेड कोई वर्ब हो जैसे कि टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना इनमें से पांचों में से किसी से भी रिलेटेड कोई वर्ब हो, और वर्ब मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं, देखो यहाँ पर, हियर, सी, फील, टेस्ट, स्मेल, टच, लुक, साउंड, अपेयर, ये मेन है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्या है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। तो इन वर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए आप एक एडवर्ब नहीं लगाते, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। नॉर्मल केसेस में किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या लगाते हो, एडवर्ब। लेकिन अगर वो वर्ब हमारे किसी भी सेंसेशन से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आप एडवर्ब नहीं लगाते, बल्कि आप क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, कि ये जो फ्लावर है ये स्मेल करता है, क्या स्मेल करता है, स्वीट, यानी कि मीठी सुगंध है इसकी। अब देखो स्मेल आपको पता है एक वर्ब है, किससे रिलेटेड है, हमारे नोज से, यानी कि एक किससे, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ये क्या है, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो आपको ध्यान रखना वर्ब ऑफ सेंसेशन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। आपको पता है स्वीट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या है, स्वीटली, एडजेक्टिव क्या है, स्वीटली। तो अगर यहाँ पर आप स्वीटली लिख देते, स्वीटली, कि भाई वर्ब तो है ये, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ जाएगा कि दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, तो आप गलत कर देते, क्योंकि एडवर्ब ऑफ वर्ब ऑफ सेंसेशन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। अगला, ही साउंडेड सैड, देखो साउंड भी क्या है, रिलेटेड किससे है, इससे रिलेटेड है, ही साउंडेड सैड। अब आपको पता है अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव करेगा, जबकि एडवर्ब क्या होता है, सैडली होता है।
तो अगर आप सैडली लगा देते तो गलत हो जाता, यहाँ पर क्या आएगा, सैड आएगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ऐसी शी लुक्स हैप्पी टुडे, आप ये तो नहीं बोलते ना शी लुक्स हैप्पीली टुडे, हैप्पीली एक एडवर्ब होता है और हैप्पी एक एडजेक्टिव होता है, तो आपको पता है सेंसेशन वाला वर्ब है ये, तो इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ही वेंट हैप्पीली, अब तो ठीक है ना ये, क्योंकि अब तो देखो ये गो की फॉर्म है, तो गो को क्वालिफाई करने, गो तो एक नॉर्मल वर्ब है कोई भी, तो नॉर्मल किसी वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो अब ये ठीक है अपनी जगह पर, ही वेंट हैप्पीली कि वो खुश गया, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात हो सेंसेशन वाले वर्ब की, तो वहां पर एडवर्ब नहीं लगाना, वहां पर एडजेक्टिव लगाना। इसके अलावा कुछ और भी वर्ब्स हैं सेंसेशन के अलावा, जिनके साथ भी हमेशा एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडवर्ब नहीं आता। उनमें वो कौन कौन से, बी है, बिकम है, टर्न है, गेट, कीप, मेक एंड प्रूव, ये आपको याद रखना है। देखो जो चीजें नोट में है, जो इन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको याद रखनी है कि इनके बाद, हालांकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, फिर भी इनके बाद आपको एडवर्ब न लगाकर आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी, ही बिकेम सैड, ठीक है। व्हेन ही हर्ड द न्यूज, अब आपको सर हर्ड ये तो हियर से संबंधित है, तो ये तो हमारे सेंसेशन से संबंधित है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर मैं हर्ड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिकेम की। देखो ये लिखा है ना बिकम, ठीक है। व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने वो न्यूज सुनी, ही बिकेम सैड, तो ये यहाँ पर जो मैंने लगाया वो तो बिकम के बाद लगाया ना मैंने, बिकेम के बाद। तो ध्यान रखना, बिकम, बिकेम या बिकम के बाद आप क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, एडवर्ब नहीं लगाते, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम वैसे तो एडवर्ब करता है, तो सैडली होना चाहिए, लेकिन सैडली ना होकर क्या लिखा है, सैड लिखा है, क्योंकि आपको पता है बिकम को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, याद रखना है आपको। आई डोंट नो व्हाई द मिल्क टर्न सावर, ठीक है। टर्न देखो यहाँ पर लिखा ना टर्न, तो टर्न के बाद भी क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं लगाते। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों, द मिल्क टर्न सावर, मुझे नहीं पता कि दूध जो है वो खट्टा क्यों पड़ गया, ठीक है। तो टर्न के बाद भी क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। सावरली होता है वैसे तो एडवर्ब, लेकिन सावरली लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। शी गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गई, देखो गॉट, मैंने बताया ना गेट के बाद, देखो गेट के बाद क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो गेट की कोई सी भी फॉर्म हो, गेट हो, गॉट हो, गॉटन हो, क्या लगाएंगे हम, एडजेक्टिव लगाएंगे। वैसे एडवर्ब क्या होता है, एंग्रीली, एडवर्ब क्या होता है, एंग्रीली, ठीक है, एंग्रीली। लेकिन हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव। शी गॉट एंग्री व्हेन शी हर्ड अबाउट द लॉस, ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, देखो प्रूव है ना, ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, अगर मैं क्वालिफाई करने की बात करूं तो एडवर्ब करना चाहिए, तो रॉन्गली होना चाहिए, लेकिन आपको पता है प्रूव जो है उसको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ही प्रूव्ड मी रॉन्ग बाय पासिंग द एग्जाम, कि एग्जाम को पास करके उसने मुझे गलत साबित कर दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इनको याद रख लोगे, और एग्जाम में जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप फटाक से एरर बता दोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को याद रखो, अगर आपको ये दिख जाए इट्स हाई टाइम या फिर इट्स टाइम, ठीक है, और इसके बाद अगर एक सब्जेक्ट हो, तो हमेशा यहाँ पर क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आप रट्टा मार सकते हो। कंडीशन है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम, इसका मतलब है कि भाई यही वो सही समय है या यही वो सही वक्त है। इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम वी डिड समथिंग, तो देखो एक सब्जेक्ट आ गया, इनके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगाना, वी टू, तो देखो वी टू है, समथिंग यूजफुल। इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपने V1 लगाया, ये क्या बात हुई, अभी तो आप ऊपर V2 कह रहे थे, मैंने क्या बोला, V2 कब आता है, देखो V2 कब आता है, कहाँ गया पेन, V2 कब आता है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखो इट्स टाइम के बाद क्या कोई सब्जेक्ट है, नहीं है, तो अगर डायरेक्ट आपको इसके बाद वर्ब लगाना है तो आपको पता है इन्फिनिटिव लगाते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इन्फिनिटिव लग जाएगा। इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट देम, कि अब वक्त है उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने का। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या लगाना है, 2 + V1, अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाना, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप अच्छे से चीजों को नोट करते हुए चल रहे होगे, अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे होगे, वोकैबुलरी याद करते हुए चल रहे होगे, और साथ साथ में डेली आप रीडिंग कर रहे होगे आधा घंटा, और डेली के कम से कम आप 2 पैसेज सॉल्व करो, ठीक है, और डेली के कम से कम 5 PQRS, जिसको जंबल्ड पैरा कहते हैं, डेली के 5 वो सॉल्व करो, और डेली के कम से कम 2 जो है क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करो। इतना आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। और टॉपिक आप पढ़ रहे हो साथ साथ में पढ़ते रहो, और मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कहीं से कर सकते हो, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उसकी प्रैक्टिस अगर कहीं से आपको मिलती है तो आप प्रैक्टिस उसकी वहां से कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद।